वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, प्लीज़ बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इस इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर में, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है गाइज। आज हम लोग इस चैप्टर में पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और साथ साथ आज ओवरऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो बेसिक बातें हैं, स्पेशली इसमें हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, स्पेक्टर रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं गाइस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला गाइस। बहुत ही अच्छा आपका क्लास होने वाला है, तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सवाल बताएंगे आपको गाइज, आपको यहाँ पर हम। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट में। जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। गाइज इसके पहले हम आपको ओवरऑल ये बातें, सारी बातें मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल पहले भी इसके वीडियो में कि ओवरऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 27 तक आपका चलता है। धारा 22 से धारा 27 के बीच में पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सारा सेक्शन कवर किया गया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो इसके पहले वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो उसको देखने से आपको ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा गाइस। तो आइए आज हम लोग समझने वाले हैं ओवरऑल कि क्या क्या बातें हैं। तो पहला इसमें क्या कराएं, ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड। ध्यान रखिए गाइस, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का आपका हाउस प्रॉपर्टी अगर वह अब्रॉड में मीन्स विदेश में स्थित है, तो ऐसी दिशा में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया में टैक्सेबल होगा ओनली और ओनली फॉर OR के केस में। वह है न तो NOR के केस में और न ही NR के केस में इन इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ OR के साधारण निवासी के केस में वो टैक्सेबल होगा। और इसका ट्रीटमेंट हम लोग जो करेंगे एज ए, जैसा कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत है कैलकुलेट करते हैं, एज ए सेम ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर वो कहाँ पर है, अब्रॉड मीन्स विदेश में। पहली बात तो इसमें कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में रहेगा तो वह आपका तीनों मीन्स OR, NOR और NR में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी विदेश में, भारत के बाहर किसी भी कंट्री में आपका है, तो ऐसी दशा में वह हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा इन द केस ऑफ ओनली फॉर साधारण निवासी, ऑर्डरली रेसिडेंट के केस में वह टैक्सेबल होगा गाइस। क्या ये पहली बातें क्लियर हुई गाइस? सही, क्या ये पहली बातें क्लियर हुई? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रॉपर्टी ओन बाय द को ओनर। लो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा है और तीनों इक्वल पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और इसके 3 ओनर है, 3 ओनर, ठीक है, ध्यान देंगे 3 ओनर है और तीनों ओनर जो है इक्वल पार्टनर है। तो गाइस इसका मतलब होगा कि हाउस प्रॉपर्टी में जो भी हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे इनकम आए चाहे हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आता है, तो ऐसी दिशा में जितने भी हमारे इसके सेपरेट आपके ओनर हैं, सबका अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स सबसे पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद उसे इक्वल पार्ट में लोग डिवाइड कर देंगे। जो भी अगर इक्वल है तो इक्वल पार्ट में लोग डिवाइड कर देंगे। मीन्स ए अपने हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बी अपने हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सिमिलर सी अपने हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल गाइड माना जाएगा। तो को ओनर के केस में ध्यान रखिए, को ओनर के केस में हम लोग यहाँ पर गणना करने वाले हैं, ध्यान दे रखिएगा गाइड। को ओनर के केस में सेक्शन 26, को ओनर के केस में सेक्शन 6 आपका 26 लगता है कि हर व्यक्ति मीन्स जितने भी आपके प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो अपने अपने इनकम पर वो टैक्स पे करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें गाइस, कंपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त किराया। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ध्यान रखिएगा, ये लैंडलॉर्ड हो गया और ये हो गया टेनेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, मालिक मीन्स रूम का मालिक, बिल्डिंग का मालिक, और ये हो गया किराएदार। तो कभी कभी मालिक और किराएदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया आपको हम बिल्डिंग के साथ साथ तमाम प्रकार की और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे।
चाहे वो आपका लिफ्ट की सुविधा हो जाए, चाहे वो पानी भरने की पंप की व्यवस्था हो जाए, कूलर की व्यवस्था हो जाए, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, बिजली का, पानी का, तमाम प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और ऐसी दशा में मालिक जो आपका लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट से एक कंपोजिट अमाउंट चार्ज करता है। तो इनकम टैक्स में ये जो आपका बता रहा है लॉ कि भैया आपका जो भी बिल्डिंग होगा उस बिल्डिंग का जो भी एनुअल वैल्यू होगा, जो रेंटल वैल्यू होगा, वह हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। अगर हमारा कंपोजिट अमाउंट होता है तो इसमें से हमें सबसे पहले क्या अलग करना पड़ेगा, इस कंपोजिट अमाउंट में ओनली और ओनली सबसे पहले बिल्डिंग के अमाउंट को पहले अलग करना पड़ेगा। बिल्डिंग वाला अमाउंट जो हमारा होगा वह हमारा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं उस फैसिलिटी, जैसे आपका मैंने बताया कूलर की सुविधा, पंप की सुविधा, तमाम प्रकार की पार्किंग की सुविधा अगर मिलता है तो ये जो फैसिलिटी है वो ओएस के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। मीन्स अगर कंपोजिट है तो आपको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। आपको बिल्डिंग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल करना पड़ेगा और तमाम प्रकार की जो फैसिलिटीज होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मीन अन्य साधनों के शीर्षक में टैक्सेबल होगा गाइज। अगर मान लीजिए गाइज कंपोजिट अमाउंट कंफर्म ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए कि बिल्डिंग का रेंटल वैल्यू कितना है और आपका फैसिलिटी की वैल्यू कितनी है, मीन्स आपको अलग करना मुश्किल हो जा रहा है, तो ऐसी दशा में होल अमाउंट जो हमारा होगा, ये पूरा का पूरा जो भी हमारा किराया होगा वो पूरा हमारा चला जाएगा अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इस मीन्स सर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो भी हमारा बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का सिर्फ रेंटल, एनुअल रेंटल वैल्यू जो भी होगा वही हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। अगर कोई फैसिलिटी मिलता है तो फैसिलिटी की जो भी वैल्यू होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। उस इनकम में से उस फैसिलिटी का जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी इनकम होगा वो अन्य साधनों के शीर्षक में टैक्सेबल माना जाएगा गाइस। आइए कुछ और बातें पढ़ते हैं, ध्यान रखिए गाइस। अगला कह रहा है रेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड और ओनर के बीच में कि लैंडलॉर्ड किस प्रकार का कोई बिजनेस करता है तो अपने बिजनेस को फैसिलिटी बनाने के लिए या अपने बिजनेस को और आसान बनाने के लिए कभी कभी अपने एम्प्लॉय को बिल्डिंग को किराए पर दे दिया जाता है। तो और ऐसे दशा में इस एम्प्लॉय से इस एम्प्लॉय जो आपका ये एम्प्लॉय आपका कर्मचारी है, इससे लैंडलॉर्ड कुछ रेंट चार्ज करता है, कुछ रेंट चार्ज करता है। क्योंकि गाइज अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है अपने एम्प्लॉय को कि कर्मचारी दूर से आता है तो आने जाने में समय लग रहा है, तमाम प्रकार की उसको दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर उसने क्या किया है, एम्प्लॉय आपके जो मालिक आपका है किराएदार को किसी प्रकार का कोई आपका रहने के लिए आपको बिल्डिंग की व्यवस्था दी जाती है, तो इससे जो भी आपका किराया चार्ज कर रहा है वह हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा गाइस। मीन्स हाउस प्रॉपर्टी में ये शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिए गाइस। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज जो आप अपने व्यापार में अपने एम्प्लॉय को किराए पर रहने के लिए मकान आपने दिया है और उस एम्प्लॉय से कोई भी रेंट चार्ज कर रहे हो तो वह रेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा गाइस। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बिजनेस के लिए दिए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने दिया है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा गाइस। ठीक है, वो जाएगा या तो बिजनेस में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में वो टैक्सेबल माना जाएगा। चलिए गाइस आगे बात करें हम लोग इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट। अगर आपने किसी प्रकार का कोई पेइंग गेस्ट से आपको किराया मिल रहा है, पेइंग गेस्ट मतलब गाइस कभी कभी होता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर आपने अपने रूम को किराए पर दिया है तो ऐसे चूंकि आपका बिजनेस करना आपका मकसद होता है तो चूंकि पेइंग गेस्ट से जो भी आपको इनकम मिलेगा, ध्यान के गाइस, पेइंग गेस्ट जो हमारे हैं उनसे अगर किसी प्रकार का कोई रेंट आपको मिलेगा तो ये रेंट हमारा बिजनेस के हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, मीन्स इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ध्यान के गाइस। ठीक है, तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। पेइंग गेस्ट मिलने वाला किराया इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा गाइस। ठीक है, मीन्स बिजनेस के हेड या प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगा। चलिए इनकम फ्रॉम सब टेनेंट, इसको गाइस इसको हिंदी में बोलते हैं सिकमी किराएदार। बहुत बार पूछा है थ्योरी में, सिकमी किराएदार। आइए समझिए थोड़ा गाइस सिकमी किराएदार। ध्यान रखिए, इसको थोड़ा एग्जांपल माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। यहाँ पर ए बंदा, बी बंदा और सी, तीन गाइस हैं यहाँ पर। ए जो आपका है ये रियल में बिल्डिंग का ओनर है, लैंडलॉर्ड है। ये कौन सा बंदा है? लैंडलॉर्ड।
इसने क्या किया, बी को अपना एक बिल्डिंग 10,000 पर मंथ, ध्यान रखिएगा मंथ में दिया रहेगा तो उसको एनुअली हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अपना बिल्डिंग 10,000 पर मंथ के हिसाब से उसने क्या किया है, दे दिया किराए पर। और यहाँ पर इसके बदले में एक को यहाँ पर 10,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया मिल रहा है, तो 1 साल का 1,20,000। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा मिस्टर ए का इनकम। लेकिन बी क्या करता है, इस बिल्डिंग का कुछ भाग या आधा या जो भी कुछ पार्ट इसने क्या किया है, इसको दोबारा लेट आउट कर दिया। एक बंदा है सी, कोई बंदा हो सकता है। ए मेन मालिक है, ए ने क्या किया, किराएदार बी को दिया 10,000 महीने पर। बी ने क्या किया, उस बिल्डिंग का कुछ भाग या कुछ टुकड़ा सी को यहाँ पर किराया देता है, यानी किराए पर देता है। मान लीजिए यहाँ से उसको 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो किराया देता है। कभी कभी ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि किराया कम या ज़्यादा हो सकता है। और ऐसी दशा में बी सी से 8,000 आपको पर मंथ के हिसाब से रेंट चार्ज कर रहा है। तो यहाँ जो ये बंदा सी होगा, ये हमारा कहलाएगा सिकमी किराएदार। इसी को हम लोग उप किराएदार भी जानते हैं, उप किराएदार, ध्यान रखिएगा, सब टेनेंट। तो अब जो सी से मिस्टर बी को जो पैसा मिल रहा है 8,000 महीने के हिसाब से, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा गाइज। आप सोचना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर ऐसा क्यों? तो गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत माना जाता है कि हाउस प्रॉपर्टी अगर बंदा ओनर होगा तभी ओनर को जो भी किराया प्राप्त होगा वह हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। तो रियल बताइए गाइज, क्या यहाँ पर बी रियल ओनर है? नहीं, बी तो एक खुद किराएदार है, एक के लिए किराएदार है। इसने क्या किया, मकान का कुछ भाग दूसरे को दे दिया है और दूसरे से बी प्राप्त कर रहा है। हाँ, सी के लिए तो भाई बी को भले वो मालिक समझेगा, लेकिन रियल मालिक ये है। इसलिए बी का जो भी इनकम ये हो रहा 8,000 महीने का, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल ना होकर बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। क्या मेरी बात पे आपको समझ में आई? तो सिकमी किराएदार या उप किराएदार या सब टेनेंट से जो भी इनकम प्राप्त होगा वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हैंड में टैक्सेबल होगा। ये बात बहुत अच्छी, बहुत बार पूछा, इंपॉर्टेंट ये है, आपका 2-2 नंबर में कई बार पूछा है। चलिए अगला आपका क्या है, डीम्ड ओनरशिप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप मतलब होता है मान लिया जाता है, ठीक है गाइस, मान लिया जाता है वो क्या है, किराएदार, मान लिया जाता है किराएदार। थोड़ा से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, थोड़ा सा इसको गाइस समझ लीजिए। देखिए डीम्ड मतलब होता है कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पर एक व्यक्ति को आप डीम्ड ओनरशिप, ठीक है, मान लिया जाएगा कि माना गया है आपका क्या है, मालिक है या स्वामी। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ पैसा देकर एक बिल्डिंग लेता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस अमाउंट पे करने के बाद कोई बिल्डिंग लेता है, तो उस बिल्डिंग पर जो व्यक्ति अगर उसको कब्जा करने का अधिकार हो जाता है, तो ऐसी दशा में वह बिल्डिंग का डीम्ड ओनरशिप मान। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया, बुक किया, आपने EMI पर या इंस्टॉलमेंट पे आपने किया, और आपने क्या किया, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करके डाउन पेमेंट या करके आपने उस बिल्डिंग को या फ्लैट ले लिया। ऐसी दशा में आप उस फ्लैट को मान लिए जाओगे, जो आपने फ्लैट परचेज किया है, चाहे आप फुल अमाउंट पर चाहे आपने किस्त पर या EMI किया है, तो वहां पर आप मान लिए जाएंगे क्या, तो डीम्ड ओनरशिप मान लिए जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लीज पर कोई मकान लिया है और उस पर उसने क्या किया है, मकान बनाया है, तो ध्यान रखिएगा, तो लीज पर लिए गए प्रॉपर्टी पर जो मकान बनाने वाला बंदा होगा, घर बनाने वाला व्यक्ति होगा, तो वही उस बिल्डिंग का ओनर माना जाएगा। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ। अगर किसी प्रकार का कोई लीज पर कोई व्यक्ति किया है और उस पर लीज पर बिल्डिंग बनाने वाला जो व्यक्ति होगा वही मान लिया जाएगा डीम्ड ओनरशिप। या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा, विवाद का केस चल रहा है, तो विवाद के केस में ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी जिसके कब्जे में है वही बंदा माना जाएगा, क्योंकि डीम्ड ओनरशिप। लॉ कहता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वही बिल्डिंग आपका टैक्सेबल होगा जिसका ओनर क्या हो, ठीक है, मतलब बिल्डिंग का ओनर एसटी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आपका हो पाएगा। इसी प्रकार कोई मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अपने मेंबर्स को किस प्रकार के कोई हाउस अलॉट कर देता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति को मान लिया जाएगा क्योंकि डीम्ड ओनरशिप, ठीक है।
इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन से अपनी पत्नी को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है तो ऐसी दिशा में ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति डीम्ड ओनरशिप जाएगा। बात बिल्कुल गाइस अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको इसमें डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लास्ट आपको कह रहा है गाइस एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ इनकम ऐसे हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे क्या टोटली टैक्स फ्री है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी प्रकार का अगर कोई फार्म हाउस आपका है गाइस, ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई फार्म हाउस है तो फार्म हाउस हमारा क्या होता है गाइस, टोटल टैक्स फ्री होता है। इसी प्रकार अगर किसी भारतीय रियासत के जो भी राजा थे उनका जो भी एनुअल वैल्यू होगा मकान का वो भी हमारा टोटल होता है गाइस। किसी प्रकार का कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई हमारा कोई रिसर्च एसोसिएशन हो, किसी प्रकार का कोई ट्रेड यूनियन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल या फिर यूनिवर्सिटी जिसका मेन मकसद हमारा क्या है, प्रॉफिट न कमाकर बल्कि सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, तो ऐसे दिशा में इसका कोई भी आपका बिल्डिंग इनकम जो भी होगा वो टोटली टैक्स फ्री माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई एसएससी अपनी बिल्डिंग में खुद रहता है तो उस का नहीं माना जाएगा। व्यापार अगर आप अपने बिल्डिंग में अपना खुद का व्यापार पैसे यूज करें तो भी हमारा वही आपका रहेगा, वो भी हमारा टोटल एग्जाम्प्ट माना जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो ओवरऑल ये सारी बातें आप लोग समझिए। आइए कुछ आपको और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ये जो आपका है यहाँ समझिए न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे पहला कह रहा है मीनिंग ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको शॉर्टकट में गाइस हम लोग GAV बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो आप पहले इसको समझिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू है क्या, इसका क्या रोल है, कैसे हम लोग इसको इनकम को कैलकुलेट करेंगे। गाइस यहाँ बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग ही हमारा पूरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। बिल्डिंग में किसी प्रकार का कुछ भी घर हो सकता है गाइस, ठीक है, आपका रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, शॉप हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी बिल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वैल्यू है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आधार पर एनुअल वैल्यू निकालते हैं। एनुअल वैल्यू के आधार पर जो भी आगे की प्रोसीजर बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए ये टर्म जो आपका है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो क्या कर रहा है, थोड़ा इसको समझिएगा। कर रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज ए इंपॉर्टेंट टर्म यूज अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सिलसिले। डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका गणना करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। फिर क्या कर रहा है आगे देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन फ्यू फैक्टर। कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करते समय कुछ यहाँ पर फैक्टर बता रहे हैं, उस फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। फैक्टर पहला क्या करेगा इसकी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, उस मकान का जो भी म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल पार्टी का जो भी वैल्यू आपका या म्युनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा जो भी वैल्यू आपका डिटरमाइन किया गया हुआ वैल्यू जिस शहर में आपका घर है, मकान है, बिल्डिंग है, उस शहर का जो भी आपका म्युनिसिपल पार्टी है, म्युनिसिपल कारपोरेशन जो भी होगा उसके द्वारा जो भी किराया डिटरमाइन किया गया होगा वो बातें आपको ध्यान रखना है। फेयर रेंट ऑफ द हाउस, इसी प्रकार जैसे जो भी आपका शहर में आपका मकान है उस टाइप का सिमिलर अगर किसी का बिल्डिंग है तो वहाँ पर आपको रियल में या एक्चुअल रूप में आपको पैसा मिल सकता है। मतलब ये रियल तो नहीं कर सकते लेकिन जैसे होता है ना, एक घर आपका सेम आपका है उसी के आकार का एक दूसरा घर है सेम फैसिलिटी के साथ, तो आप उम्मीद करते हो जितना का किराया मिल रहा है तो मुझे भी उतना किराया मिल सकता है। तो ऐसे वैल्यू को लोग क्या बोलते हैं, फेयर रेंट। हिंदी इसको बोलते हैं उचित किराया, इसको बोलते हैं नगर पालिका मूल्यांकन। तीसरा एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस, वास्तव में किराएदार से इस टेनेंट से आपको कितना पैसा आपको एक्चुअल रेट में मिल रहा है। ये एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। अगर मंथली दिया है तो उसको एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। और एक हमारा जो आपका है वो स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस, कि मकान का स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा गाइस। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है गाइस, जो भी आपका शहर में आपका बिल्डिंग होता है वहाँ पर एक कानून बनाया गया होता है, कानून को हम लोग बोलते हैं RCA, रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी आपका किराया होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। तो RCA रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा भी आपको एक अमाउंट डिटरमाइन कर दिया जाएगा। तो ये चार बातें, इन चार बातों को ध्यान में रखकर हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं।
अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने से पहले आपको ये बातें आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे एक्सपेक्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं संभावित किराया। ठीक है, तो संभावित किराया सबसे पहले समझेंगे इसके सेक्शन क्या करा, धारा 23 तो धारा 1 वाक्य ए के अंतर्गत क्या करा है। ध्यान रखिए गाइस, कभी कभी ऐसा होता है, ये जो आपको मैंने बताया रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम, तो हिंदी क्या बोलते हैं, किराया नियंत्रण अधिनियम, अगर ये लागू रहेगा तो कैसे इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, अगर ये रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा तो कैसे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। हम आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू को तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप ये बातें नहीं, ये एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट ही निकालने के बाद हम लोग कंपेयर करके हायर वैल्यू निकालते हैं, तब जाकर हम लोग का ग्रॉस एनुअल। तो सबसे पहले भाई आगे इस बात को समझना है तो पहले समझ लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड मतलब गाइस क्या होता है, संभावित किराया, रियल में आपका ये मिल सकता है अनुमान। तो इसके लिए दो बातें, पहली बात क्या करा है कि जब मकान पर रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट अलाउ, मतलब कि उस मकान पर ये जो आपका कानून जो आपका है आरसीए नहीं बनाया गया है या वहां पर लागू नहीं किया गया तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ दो बातें हैं, पहला भाई इसको लिख के अगर आप समझेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लगता है। इनकम फ्रॉम हाउस न्यूमेरिकल पॉइंट समझिए, यहाँ से जा रहा है। इसके बाद वाली जो वीडियो, तीसरा वीडियो आएगा वहां पर टोटल न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस। तो दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्यांकन, दूसरा हमारा करा फेयर रेंट। तो गाइस इसमें और इसमें चेक करिएगा, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू रहेगा तब। अब आप सोच रहे हो सर कैसे मालूम चलेगा, गाइस ये भी आपको तरीका बता रहे, बस थोड़ा वेट करिए 2 मिनट, आपको हम बता देंगे कि कैसे पहचानेंगे आपको रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है कि नहीं लागू। आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा कैसे कैसे मालूम चलेगा कि आरसीए जो रेंट कंट्रोल एक्ट है लागू है कि नहीं, बता देंगे गाइस। पहले आप ये समझिए कि नॉट अलाउ, उसको लागू नहीं है तो क्या, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दो वैल्यू को चेक करेंगे। इसमें जो हमारा हायर वैल्यू होगा, जो अधिक होगा वही हमारा क्या मान लिया जाएगा, मकान का एक्सपेक्टेड रेंट। सपोज करिए गाइस, मान लीजिए इसका म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है 30,000 रुपये 1 साल का, और इसका फेयर रेंट दे दिया है 32,000 रुपया। गाइस आप मुझे बताइए इसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो नियम क्या करा, एमबी और फेयर, इसको शॉर्टकट में एमबी बोलते हैं गाइस, और इसको शॉर्टकट में फेयर रेंट बोलते हैं। तो एमबी और फेयर रेंट विच इज ग्रेटर, आप कहोगे सर एक्सपेक्टेड रेंट बहुत ही सिंपल, आपको बता दिए, बस जो दोनों बड़ा होगा। बहुत अच्छा गाइस, तो अगर मान लीजिए सपोज करें 32,000 ये होता, 30,000 ये होता, तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, बस बड़ा होना चाहिए क्या, एमबी और फेयर में चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप अच्छी तरह से समझ गए, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी इसको कैप्चर कर लेंगे। बहुत अच्छा, गुड। तो समझ में आया, रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट अलाउ रहेगा तो एमबी फेयर रेंट विच इज हायर इज कॉल्ड हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। गाइस क्लियर बात समझ में आया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपका 45,000 दे दिया है, और ये दे दिया आपका 42,000। गाइस तो बताइए एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा गाइस, तो आप कहोगे सर एक्सपेक्टेड रेंट बहुत आसान, सीख लिए, आगे बढ़िए, आप सीख लिए सर, आप आगे बढ़िए ना। बहुत अच्छा, 45,000 हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा करा रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट अलाउ। ध्यान रखिएगा जब कैसे पहचानेंगे गाइस, सवाल में अगर कभी भी स्टैंडर्ड रेंट दे दिया हो, स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो रेंट होता है हमेशा आरसीए के द्वारा ही निर्धारित किया गया होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी स्टैंडर्ड रेंट, शॉर्टकट में इसको एसआर बोलते हैं, अगर एसआर दिया हो क्वेश्चन में तो जान लीजिए कि उस मकान पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। और अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो जान लीजिएगा उस पर आपका रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं, क्योंकि जब तक लागू नहीं होता है तब तक आपका स्टैंडर्ड रेंट होता है। तो इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो इसका मतलब वो चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू बिल्कुल रहेगा, उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू रहेगा। अब देखिए इसमें नियम क्या करा है, थोड़ा इसी को ध्यान से समझना गाइस, इसी प्रॉब्लम हो सकती है। रेंट कंट्रोल एक्ट अगर अलाउ रहेगा तो क्या होगा, क्या रहा है कि एमबी फेयर रेंट, ये फिर वही वैल्यू पिछले की तरह एमबी और फेयर में चेक करिएगा, कह रहा है कि विच इज हायर, ध्यान रखिए यहाँ पे बट लग गया है, इसमें चेक करिए जो बड़ा हो, बट नॉट हायर स्टैंडर्ड रेंट। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन दोनों में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में चेक करिए जो बड़ा हो, लेकिन ये कभी भी किसी भी कीमत पर स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं।
अब ये बातें आप कैसे समझेंगे, जैसे मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, हाँ लिखूंगा, चलो मैं यही लिखूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एमबी ले रहा हूँ, सपोज करिए एमबी दिया इसका 40,000 रुपया, इसका फेयर रेंट 38,000 रुपया दे दिया है, और इसका स्टैंडर्ड रेंट दे दिया गाइस 42,000। तो अब नियम चेक करिए गाइस, इसमें ध्यान कि एमबी और फेयर में चेक करिएगा जो दोनों में बड़ा होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा। आप कहोगे सर 40,000 और 38,000 40,000 बड़ा है, तो बिल्कुल 40,000 बड़ा है, लेकिन ये करा नॉट हायर स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट हमारा 42 है गाइस, स्टैंडर्ड रेंट हमारा क्या है 42 है। ध्यान रखिएगा ये 42 है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। ये 42,000 आपका है, इसका ये मतलब हो गया कि ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा रहेगा चलेगा। इसलिए इस सवाल का जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा गाइस वह हो जाएगा हमारा 40,000 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 40,000 हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा सपोज करिए सवाल यही लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर हम तो गाइस ये जो 42 था, 42 के स्थान पर हम गाइस यहाँ 36,000 लेते हैं। सपोज करिए थोड़ा सा मैटर बदल दिए, समझिए गाइस आप 40,000 और 38,000 और 36,000। अब देखिए क्या करा है, इसका एक्सपेक्टेड अब क्या होगा, ये तो निकल गया। अब इसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, तो इसमें और इसमें चेक करिएगा 40,000 और 38,000 में क्या है, दोनों अधिक क्या है गाइस। आप देखोगे सर अधिक तो है सर 40,000, लेकिन नियम करा है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट हायर स्टैंडर्ड रेंट। अब अगर अधिक हो रहा है, मतलब कि एमबी या फेयर में जो अधिक हो, अगर ये इससे अधिक हो रहा है, तो ऐसी दशा में स्टैंडर्ड रेंट जो हमारा होगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बातें है ये, कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आप समझिए, फिर समझिएगा कि एमबी और फेयर में चेक करिएगा दोनों में जो बड़ा हो, लेकिन ये किसी भी सूरत में स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं, मीन्स छोटा रहेगा तो चल जाएगा, तो वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि एमबी और फेयर में चेक करिए जो दोनों वैल्यू बड़ा होगा वह हमारा क्या होगा इस आपका, लेकिन ये किसी भी सूरत में स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। कम रहेगा चलेगा, तो वो हमारा पहले केस में क्या होगा 40,000। अब दूसरा केस मैंने बताया कि 40,000 और 38,000 और ये 36,000 दे दिया है, तो इसमें चेक करिए। इसमें चेक करने पर आपको लग रहा होगा कि सर ये बड़ा हमारा 40,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से क्या हो रहा है बड़ा हो जा रहा है, तो नॉट हायर कह रहा है, नॉट हायर यानी कि नॉट हायर। इसलिए बड़ा होने के केस में मकान का जो स्टैंडर्ड रेंट होगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा गाइस। ये बातें क्या आपको समझ में आ गई गाइस? बताइए गाइस, ये क्या बातें आपको समझ में आ गई गाइस? चलिए गाइस, आपको हम कुछ होमवर्क देना चाहेंगे, आप समझ लीजिएगा कैसे इसको लगाएंगे गाइस। लीजिए होमवर्क आपको दे रहे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि एमबी, ध्यान रखिए गाइस, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा। एमबी करा है 50,000, दूसरा करा है इसका फेयर रेंट 55,000, और तीसरा इसका स्टैंडर्ड रेंट गाइस करा है 58,000। ये क्वेश्चन नंबर पहला होमवर्क हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। एमबी गाइस करा है 1,20,000, एफ आर करा है 1,40,000, और इसका स्टैंडर्ड रेंट करा है 1,10,000। तो क्वेश्चन हो गया गाइस। एक क्वेश्चन और लीजिए तीसरा। आप भी सोच रहे हैं सर हम लोग छोटे बच्चे जैसा फीलिंग आ रहा है, होमवर्क दे रहे हैं आप, बिल्कुल हमारे लिए तो आप छोटे ही हो, हमेशा रहोगे। चलिए एक तो ले लीजिए, एक करा है कि ये गाइस 40,000 है, और इसका फेयर रेंट दे दिया है गाइस 60,000, और स्टैंडर्ड रेंट इसमें नहीं दिया है गाइस, तो इसका मतलब इस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा गाइस, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। बहुत अच्छा, ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए गाइस। ये तीनों का होमवर्क मुझे चाहिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के बताएंगे गाइस।
नेक्स्ट वाले क्लास में आपको हम सिखाएंगे एक्चुअल रेंट और ग्रास एनुअल वैल्यू, साथ साथ आपको एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया था, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे गाइज। तो कैसा लगा क्लास गाइज आज का, बताइए गाइज। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ होगा तो बिल्कुल घबराइए मत, क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लगता है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पहली बार है गाइज, और अधिक से अधिक इसको आप अपने सोशल मीडिया पे और बच्चों के साथ साझा करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी और बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट देने का प्रयास करें गाइज। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू दोस्तों।